जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री का 5वां अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, उत्तराखंड के राजवंश। इस अध्याय में हम छोटे मोटे राजवंशों को उत्तराखंड के समाप्त करेंगे, फिर धीरे धीरे हम जाके आगे को बड़े राजवंशों की ओर बढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राजवंशों के बारे में जब बात होगी तो पहला राजवंश आता है कुलिंद राजवंश। कुलिंद वंश। कुलिंद वंश उत्तराखंड का पहला राजवंश है। उत्तराखंड का पहला राजवंश कौन सा है? कुलिंद राजवंश। कुलिंद राजवंश का जो टाइम पीरियड है वो है 200 बीसी, 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी लगभग 500 साल तक। और ये है यशवंत सिंह कठौत जी के अनुसार। यशवंत सिंह कठौत जी के अनुसार कुलिंद राजवंश का जो टाइम पीरियड है वो 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक है। कुलिंद राजवंश की जो राजधानी थी, राजधानी इनकी कलकूट। कलकूट कालसी का पुराना नाम है, कालसी। इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो कालसी थी, देहरादून में। और जो द्वितीय राजधानी थी वो थी शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जो पड़ता है, शत्रुघ्न असली में जो पड़ता है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, प्लस गढ़वाल का कुछ क्षेत्र। इन दोनों को मिलाकर शत्रुघ्न एक जगह पड़ती थी, पहले एक साम्राज्य पड़ता था, शत्रुघ्न साम्राज्य। तो कुलिंद वंश की द्वितीय राजधानी कहाँ होगी? शत्रुघ्न। कुलिंद वंश के लोगों को कुलिंद भी बोला गया है। कुलिंद वंश की जानकारी के लिए कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि महाभारत। महाभारत में कुलिंद राजा सुबाहु के बारे में बात की गई है कि उन्होंने पांडवों की तरफ से लड़ा था, वो यही थे, कुलिंद राजवंश के राजा। दूसरा, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भी इसकी बात की गई है कि उत्तराखंड के इस क्षेत्रों में कुलिंद राजवंश का शासन था। ऐसे ही चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी बात की है। और वे विदेशी यात्री टॉलमी था, टॉलमी ने भी बात कर रखी कि इस क्षेत्र में किसका राज था? कुलिंद वंश का राज था। जो कुलिंद वंश के लोग थे वो थे मौर्यों के आदि, मौर्य वंश के आदि। इस बात का पता चलता है अशोक के कालसी अभिलेख से। कालसी अभिलेख, अशोक ने जो कालसी अभिलेख देहरादून में दिखवाया उसमें यहाँ के लोगों को अपने अधीन बताया। उसने बताया कि ये सारे लोग मेरे अंडर हैं, और इन लोगों को उसने बोला कुलिंद। अभी मैंने आपको बताया था कुलिंद और कुलिंद दोनों एक ही चीज है, तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि मौर्यों के अधीन थे। कालसी अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। कुलिंद लोगों के जो अभिलेख मिले हो 5 अभिलेख मिले हैं। टोटल 5 अभिलेख मिले, जिनमें से 4 मिले हैं भरहूत, एमपी में पड़ता है। एक मिला है मथुरा में, यूपी। अब कुलिंद वंश की जानकारी के प्रमुख जो स्रोत हैं वो हम साहित्यिक ग्रंथों को भी नहीं कहते हैं, ना ही अभिलेख को कह सकते हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड में तो मिले हैं नहीं। और साहित्यिक ग्रंथों में इतनी स्पष्ट जानकारी है नहीं इनमें। तो इसलिए हम कुलिंद राजवंश की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उनको कहेंगे हम कुलिंद मुद्राएं। कुलिंद मुद्राएं कुलिंद राजवंश की जानकारी की प्रमुख स्रोत हैं। आप बात करते हैं कुलिंद मुद्राओं के बारे में। कुलिंद मुद्राएं। कुलिंद मुद्राएं 3 प्रकार की मुद्राएं हैं। पहला, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। दूसरा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। और तीसरा है छत्रेश्वर या चत्रेश्वर।
मुद्रा। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं। जो अमोघभूति प्रकार की मुद्रा है, कुलिंद राजवंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो राजा अमोघभूति था। उसने अपने नाम पे अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं निकाली। इन मुद्राओं की खासियत क्या है? ये मुद्रा है ब्रॉन्ज की बनी हुई। ब्रॉन्ज यानी कांसा, या इसको रजत भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज की मुद्राएं हैं। दूसरा, इसमें 2 लिपि का यूज है। 2 लिपि यूज की गई है इसमें, एक ब्राह्मी और खरोष्टी। इन मुद्राओं में अमोघभूति महर्जस अर्थात अमोघभूति महाराज खुदवा रखा है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में। क्योंकि ये मुद्राएं अल्मोड़ा से मिली है, इसलिए इन मुद्राओं को अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं बोलते हैं। ये मुद्राएं बनी है तांबे की, कॉपर की। इसलिए तांबे की। इन मुद्राओं में एक ही लिपि का यूज है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का इसमें यूज किया गया। अमोघभूति को छोड़ के इसमें अन्य जो कुलिंद शासक है, कुछ कुलिंद शासकों का नाम है। उनमें से आता है शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और गोमित्र। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गोमित्र। इन 4 राजाओं का नाम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में छपा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं चत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। जो कुलिंद लोग थे उनके आराध्य देवता थे चत्रेश्वर स्वामी, चत्रेश्वर महादेव यानी शिव जी। शिव जी का एक रूप है चत्रेश्वर, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य देव छत्रेश्वर महाराज के नाम पे छत्रेश्वर मुद्राएं निकाली। इन मुद्राओं में शिव के नाम से मुद्राएं निकाले होने के कारण स्थानीय लोग इसको शिव प्रकार की मुद्राएं भी बोलते हैं। शिव प्रकार की मुद्राएं, स्थानीय लोग इसको क्या बोलते हैं? शिव प्रकार की मुद्राएं। अब आते हैं इनमें से फैक्ट। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रॉन्ज कुलिंद मुद्राओं में कौन सी मुद्राएं कांसे से बनी थी? ब्रॉन्ज की बनी थी। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। कुलिंद मुद्राओं में ऐसी मुद्राएं जो 2 लिपि में लिखी गई है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। कुलिंद मुद्राओं में ऐसी मुद्रा जिसमें महाराज शब्द का यूज किया गया है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। खरोष्टी लिपि में लिखी गई मुद्राएं, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। ये क्वेश्चन आ सकता है। या दूसरा क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से पूछ सकता है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में किन राजाओं के नाम है? 3 इनमें से देगा, एक अलग दे देगा। तो ये भी इंपोर्टेंट है, ये तो पूरा इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट की। ये जो 3 प्रकार के मुद्राएं छपी थी, इनमें सबसे ज्यादा जो छपी थी वो थी अमोघभूति प्रकार के सिक्के। सबसे ज्यादा जो सिक्के छपे थे वो अमोघभूति प्रकार के सिक्के थे। दूसरा, इन जो मुद्राओं था, ये जो मुद्राएं हैं कुलिंद मुद्राएं, इनमें एक शब्द कादस्य शब्द का यूज किया गया है इन मुद्राओं में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कादस्य शब्द का यूज किन मुद्राओं में है? तो आपका आंसर होना चाहिए कुलिंद मुद्राओं में। कुलिंद मुद्राओं में और कुलिंद वंश के बारे में हमने इतना ही पढ़ना है। आगे हम चलते हैं अगले वंश के बारे में। आप इसको नोट कर लो। इसके बाद कुलिंदों के बाद जो हमारा अगला वंश आता है वो आता है शक वंश। शक वंश। कुलिंद वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था अमोघभूति। जब अमोघभूति की मृत्यु हुई तो उत्तराखंड के कुछ भाग में शकु ने आधिपत्य कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। तो कुछ स्थान पे, खासकर कुमाऊं के क्षेत्र में शकु का कब्जा हो गया।
इसकी पुष्टि कैसे होती है कि इन क्षेत्रों में कुमाऊं के क्षेत्र में या उत्तराखंड के क्षेत्रों में शक थे। इसकी पुष्टि होती है, पहला, कुमाऊं में शक संवत का प्रचलन। आज भी आपने अपने घरों में देखा होगा, शक संवत चलता है हमारे कुमाऊं में। और दूसरा, कटारमल का सूर्य मंदिर, यह अल्मोड़ा में पड़ता है सूर्य मंदिर। ये इस बात की पुष्टि करता है कि इन क्षेत्रों में शकों का आधिपत्य था। ठीक है, शक वंश में हमने इतना ही पढ़ना है। छोटे छोटे राजवंश हैं, इनको ऐसे निपटाना है। अब चलते हैं अगले राजवंश की ओर, शक वंश के बाद। जब इधर से शक गए, उसके बाद कुषाण आए। शकों के बाद उत्तराखंड में कुषाणों का आधिपत्य हो गया, कुषाण वंश। असल में जो कुषाण वंश था, ये भारत के उत्तरी भारत, उस समय संपूर्ण भारत था, संपूर्ण भारत के उत्तरी भाग में था। उत्तर या उत्तर पश्चिम भाग के हैं, जैसे तक्षशिला, कांधार और कश्मीर, खासकर कश्मीर के क्षेत्र में ये कुषाण वंश था। तो उस क्षेत्र के हिसाब से उत्तर भारत में, उत्तराखंड में भी इसका कब्जा हो गया था कुषाणों का कुछ क्षेत्र में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, वो राजा था कनिष्क। कनिष्क का जो पुरोहित था वो था पतंजलि। इसका जो पुरोहित कौन था? पतंजलि। योग दर्शन इन्होंने दिया था पतंजलि ने। ठीक है, अब कुषाण वंश में हमने पढ़ना क्या है? कुषाण वंश में हमने पढ़ना है कुषाण कालीन मुद्राएं कहां कहां से प्राप्त हुई है। कुषाण कालीन जो मुद्राएं थी वो स्वर्ण मुद्राएं थी, सोने की मुद्राएं कुषाणों ने चलाई थी। तो कुषाण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि किस किस स्थान से कुषाण की मुद्राएं प्राप्त हुई है। पहला आता है गोविषाण। दूसरा आता है मोरध्वज। जो गोविषाण है, यह है काशीपुर का पुराना नाम। काशीपुर जो जगह है, इसको पहले गोविषाण बोला जाता था। उसी प्रकार जो मोरध्वज है वह है कोटद्वार का पुराना नाम, कोटद्वार। और एक आता है वीरभद्र। ये वीरभद्र है ऋषिकेश का पुराना नाम। इनके अलावा मुनि की रेती, पड़ती है टिहरी में। सुमानी और मिली थी कंचनपुरी। खटीमा। इन स्थानों से कुषाण कालीन मुद्राएं मिली थी। गोविषाण जो कि काशीपुर का पुराना नाम है, यहां से राजा वासुदेव, कुषाण राजा वासुदेव की मुद्रा मिली थी। वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं। गोविषाण से 3 स्वर्ण मुद्राएं मिली जो कुषाण राजा वासुदेव की थी। इन क्षेत्रों से कुषाण कालीन मुद्राएं मिली है। जो कुषाण मुद्रा है, कुषाण मुद्राओं में शिव तथा नंदी के चित्र हैं। शिव तथा नंदी, इन दोनों के चित्र हैं कुषाण मुद्राओं में। बस कुषाण वंश के बारे में हमने इतना ही पढ़ना है। अब आगे हम चलते हैं यौधेय वंश में। ठीक है, आप नोट करो इसको, अगला वंश से स्टार्ट करते हैं।
अगला वंश आता है यौधेय वंश। उत्तराखंड से कुषाणों को कुचलने वाला जो वंश है वो यही है। इन्होंने क्या किया, कुषाणों को उत्तराखंड से कुचला, यानी उत्तराखंड से भगाया इन्होंने यौधेय वंश में। यौधेय वंश की जो मुद्राएं मिली हैं ये दो जगह से मिली है। एक जौनसार बाबर, ये पड़ता है दून में, और दूसरा मिले हैं कालो डांडा। कालो डांडा जो पड़ता है ये पड़ता है लैंसडाउन पौड़ी में। ठीक, इन दो जगहों से यौधेय वंश की मुद्राएं मिली है। इंपोर्टेंट इसमें क्या है कि इनकी जो मुद्राएं मिली है, इन मुद्राओं में कार्तिकेय का चित्र है, भगवान कार्तिकेय का चित्र है, कार्तिकेय चित्रित। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान कार्तिकेय किन की मुद्राओं में चित्रित है, क्योंकि कार्तिकेय वंश एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट वंश बनता है, तो उस वंश में नहीं है। किसमें है? यौधेय वंश में है। यौधेय वंश के बारे में हमने इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं गोमित्र वंश के बारे में। यौधेय वंश क्या हो गया, उसके बाद हम चलते हैं गोत्री वंश। गोत्री वंश आता है। गोत्री वंश जो था कालसी के लगभग, कालसी के जो कालसी क्षेत्र है, कालसी देहरादून, वहां पर सक्रिय था। कालसी देहरादून इलाके में सक्रिय था। इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो था सीलवर्मन। सीलवर्मन गोत्री वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने दो कार्य किए। पहला, इसने बाड़ा वाला, पहला क्या किया इसने, बाड़ा वाला देहरादून में यज्ञ वेदिका का निर्माण किया। यज्ञ वेदिका। दूसरा इसने काम किया यमुना तट, वो भी दून में ही है। ठीक है, क्योंकि कालसी के समीप था ये राजवंश, इसलिए यमुना तट पे इसने क्या किया, 4 अश्वमेध यज्ञ किए। किसने? सीलवर्मन। बस इसमें ये सीलवर्मन के बारे में आता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला वंश वो है कुलूत वंश। कुलूत वंश, ये जो कुलूत वंश था ये असली में उत्तराखंड का वंश ही नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश का वंश। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुल्लू क्षेत्र में, कुल्लू एक जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश, उस क्षेत्र में सक्रिय था। इसकी जानकारी बृहत संहिता और मुद्रा राक्षस में मिलती है। इसमें पढ़ने का सिर्फ यही है कि इसका सबसे प्रतापी राजा जो था उसका नाम था वीरसई। ये जो वीरसई है, इसकी इसमें क्या मिली थी, वृत्ताकार मुद्राएं। वृत्ताकार मुद्राएं यानी गोल मुद्राएं, वृत्ताकार मुद्राएं किसकी मिली है, वीरसई की। ठीक, इसके बाद आता है छगलदेव वंश। एक छोटा सा वंश आता है छगलदेव, इसके बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। छगल देश वंश, ये था लाखा मंडल के पास, लाखा मंडल देहरादून। इसमें क्या है, लाखा मंडल से जो खंडित शिलालेख मिले, खंडित शिलालेख यानी टूटे फूटे जो शिलालेख मिले हैं लाखा मंडल से, वो छगलदेव वंश के हैं। इनमें छगलदेव वंश के 7 राजाओं के बारे में
चर्चा है, जिनमें से एक राजा है नरपति जयदास। ठीक, आप इनको नोट करो। फिर हम अगले राजवंश छगलदेव वंश के बाद हम चलते हैं यदुवंश के बारे में। इसके बाद जो अगला वंश आता है वो आता है यदुवंश। यदुवंश, यह वंश भी कहां था? दून में, लाखा मंडल प्लस यमुना घाटी में, यमुना घाटी में था। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक यदुवंश कहां था? देहरादून में यमुना उत्पियतिका यानी यमुना घाटी में था, यमुना के किनारे पर था। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो थे सेन वर्मन। कौन से संस्थापक इनके? सेन वर्मन। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी कहां थी इसकी? सिंहपुर। सिंहपुर। इसमें पढ़ने योग्य क्या है, इसकी जानकारी के स्रोत। यदुवंश के बारे में जानकारी मिलती है राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख से। लाखामंडल में जो राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख मिला है उससे मिलती है यदुवंश की जानकारी। उसमें उसने लाखामंडल शिलालेख या इसको लाखामंडल अभिलेख भी बोलते हैं। लाखामंडल अभिलेख में ये किसने लिखा है? राजकुमारी ईश्वरा। लाखामंडल अभिलेख में यदुवंश के 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के नाम लिखे गए हैं। और इसमें यह लिखा गया है कि यमुना उत्पीड़िका में या यमुना घाटियों में यदुवंश का शासन था। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री और जालंधर नरेश चंद्रगुप्त की पत्नी थी। राजकुमारी ईश्वरा ने लाखामंडल में एक शिलालेख बनवाया और लाखामंडल में एक शिव मंदिर का निर्माण किया। बस छोटा सा राजवंश था। इसके बाद हम चलते हैं कर्तपुर राजवंश। कर्तपुर राजवंश अगला ये कर्तपुर राजवंश का जो क्षेत्र था ना, असली में ये था उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस रोहिलखंड। रोहिलखंड ये रामपुर यूपी में पड़ता है। रामपुर का क्षेत्र मतलब यूपी का। ठीक, ये 3 क्षेत्रों को मिला के कर्तपुर राजवंश का क्षेत्र पड़ता था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कर्तपुर राज्य जो कुड़िंद वंश के राजा थे उन्हीं लोगों ने आगे चल के कर्तपुर राज्य की स्थापना की। लेकिन ये कुछ इतिहासकार मानते हैं, ये नहीं कि सभी मानते हैं। कर्तपुर राज्य के राजवंश के जो लोग थे वो थे गुप्त के अधीन, गुप्त वंश के अधीन थे। जैसे कुड़िंद लोग मौर्य वंश के अधीन थे, ये गुप्त वंश के अधीन थे। और ये गुप्त वंश के अधीन कब से हुए? समुद्रगुप्त के टाइम से। समुद्रगुप्त के टाइम से गुप्त वंश के अधीन हो गए। आपको पता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण भारत को विजित करने वाला गुप्त वंश का शासक, सबसे प्रतापी शासक था समुद्रगुप्त। तो उसने उत्तराखंड के इस क्षेत्र पे भी कब्जा कर लिया और कर्तपुर राजवंश को अपने अंडर कर लिया। स्कंदगुप्त के टाइम पे जब स्कंदगुप्त का टाइम आया था, स्कंदगुप्त का राज चल रहा था गुप्त वंश में, तो हुणों का अटैक हुआ। हुणों का आक्रमण कहाँ हुआ था? गुप्त शासन में, गुप्त राज्य में, गुप्त वंश के राज्य में। तो स्कंदगुप्त के समय जब हुणों का आक्रमण हुआ तो उसने गुप्त वंश पे तो आक्रमण किया, कर्तपुर राज्य पे भी, राजवंश पे भी आक्रमण किया, इस राज्य पे भी आक्रमण किया। तो क्या हुआ? इस क्षेत्र के कर्तपुर राजवंश के कुछ क्षेत्र को उन्होंने कब्जा लिया। उसके बाद सन 600 ईस्वी में नागवंश के राजा नागू ने क्या किया? कर्तपुर राज्य को हराकर नागवंश की स्थापना कर दी। इस क्षेत्र में कर्तपुर राजवंश को हराकर नागू ने नागवंश की स्थापना कर दी।
इस क्षेत्र में। आगे के राजवंशों को इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।